रिमेंबर दैट कि हम लोग व्हाइट बोर्ड शेयर करके कुछ टर्म है जो हम लिखते चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव ओनली टू राइट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से, और मैं आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो एक जो शब्द है जो मैं जो आपसे डिस्कस करना, उसका नाम है डिक्शन। डिक्शन की जो डिफिनीशन है, इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का जो मायने है या डिक्शन का जो मतलब है, उसका मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स वी आर गोइंग टू सिलेक्ट टू कंपोज द पोयम। कोई भी पोयम को कंपोज करने के लिए हम किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डिक्शन है, इट हैज टू टाइप्स, नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट, इट हैज टू टाइप्स। जो डिक्शन है यह दो तरह से, इट हैज टू टाइप्स, TYPES। अब जो दो तरह का डिक्शन है वो कौन कौन सा है? एक डिक्शन है रूरल डिक्शन, RURAL, रूरल डिक्शन। और एक डिक्शन है अर्बन डिक्शन। So you will come to know that there are two types of diction. One is rural diction and second is urban diction. If anyone asks you what is the definition of this diction, always remember that the definition of diction is uh, selection of words, कि what type of words we are going to select, किस तरह के शब्दों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज मायने रखती है। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होगा, वह सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहा जाएगा, वही डिक्शन होता है। डिक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, रूरल डिक्शन और अर्बन डिक्शन। जो ये रूरल डिक्शन है, इसका मतलब यह एक ऐसा डिक्शन होता है जिसमें हम सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं। We select simple words to express our thought or to compose the poem. Always remember that कि जब भी हम इसकी बात करते हैं रूरल डिक्शन की, तो इन रूरल डिक्शन we always select simple words. What type of words? Simple words. जस्ट आई वांट टू नो कि जो व्हाइट बोर्ड मैं शेयर करके पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? 1 or 2 person कैन रिस्पॉन्ड। अच्छा, ठीक है। तो जो रूरल डिक्शन है, रूरल डिक्शन में हम किस तरह के वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं? इन रूरल डिक्शन वी सिलेक्ट सिंपल वर्ड्स। यू कैन नोट डाउन, इन रूरल डिक्शन वी सिलेक्ट सिंपल वर्ड्स। Simple word. For example, most of the poems of William Wordsworth have what type of diction? They have rural diction. आप आगे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। फॉर एग्जाम्पल पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। I just want to give one more example कि when you come to know especially poem uh, Daffodil, especially some poems as The Solitary Reaper, yeah, some sonnets. In those poems and sonnets, you will come to know what you will find only and only what diction? Rural diction. कि Wordsworth picks up simple words. Wordsworth uses simple words to compose poem, to express his थॉट। उनके अपने पोयम में आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नजर आएगी ज्यादातर, लेकिन कुछ पोयम ऐसी हैं दोज आर हाईली फिलोसफिकल, जस्ट एज टिंटन अबी, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, द प्रील्यूड। you will come to know that they are highly philosophical poem and they are not easy to understand,
So we can't say he Wordsworth has only used the rural diction. No, instead of rural diction, he has also used urban diction. Some words which are highly complex या we need to simplify it, तब जाके वो चीज समझ में आता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो किसके बारे में बात बताया है? आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट डिक्शन, इसका दो तरीका, और उसमें रूरल डिक्शन क्या है और उसको वर्ड्सवर्थ से मैंने कोरिलेट किया। जो नेक्स्ट बात मैं करने जा रहा हूँ, अर्बन डिक्शन। जो अर्बन डिक्शन होता है, इस अर्बन डिक्शन में वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड डिफिकल्ट वर्ड्स। अर्बन डिक्शन का मतलब ये होगा, ऐसा नहीं कि इसमें जो सेटिंग ऑफ द पोयम है वह सेटिंग ऑफ द पोयम आकर्स इन सिटी एरिया और टाउन एरिया, नो नॉट एट ऑल। बट जो अर्बन डिक्शन है यह सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड करता है, एंड द वर्ड्स विच वी सिलेक्ट, दे आर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, दे आर डिफिकल्ट वर्ड्स, they have what, they have multiple meaning। अर्बन डिक्शन में जो भी चीजें होगा उसमें मल्टीपल मीनिंग निकलेगा। तो अर्बन डिक्शन की पहचान क्या होती है? सबसे पहली चीज की उसके जो वर्ड्स होते हैं उसमें क्या निकलता है? मल्टीपल मीनिंग अर्बन डिक्शन में। और अर्बन डिक्शन में आप जो है देखेंगे उसके जो वर्ड्स होते हैं वे हाईली सिंबॉलिकल, फिगुरेटिव एंड दे आर हाईली सिंबॉलिकल। जो भी वर्ड यूज किया जाएगा अर्बन डिक्शन में, वर्ड्स आर हाईली सिंबॉलिकल, words are symbolical and figurative। Words are symbolical and figurative, FIGURATIV। ये किस में होते हैं? अर्बन डिक्शन में होते हैं। इसके अलावा जो है अर्बन डिक्शन को अर्बन डिक्शन इसलिए हो जाता है, वह कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है कि वी फाइंड द यूज ऑफ मिथ, मिथ का यूज किया जाता है, एल्यूजन का उसमें यूज किया जाता है, उसमें रेफरेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट सेइंग होता है। इन सब की वजह से भी जो है जो अर्बन डिक्शन है वह कॉम्प्लेक्स होता हो जाता है। मतलब अगर आप ये समझने की कोशिश करिए, आपने अगर द वेस्ट लैंड पढ़ा होगा तो द वेस्ट लैंड में बहुत जगहों पे मिथ का यूज है, एल्यूजन का यूज है, रेफरेंसेस दिए गए हैं और इनडायरेक्ट सेइंग है, जिसकी वजह से वह पोयम आसान नहीं समझना इन कंपैरिजन ऑफ द पोयम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी तरह से डब्ल्यू बी यीट्स का पोयम है जिसमें सिंबल है, इमेज है। तो आप ये समझिए कि अर्बन डिक्शन को अर्बन डिक्शन क्यों कहा जाता है? कोई भी ऐसी पोयम जिसमें मिथ का यूज होगा, एल्यूजन का यूज होगा, रेफरेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट सेइंग होगा, और इसके अलावा जो है सिंबल हो गया, इमेज हो गया, और उसमें उसको समझना आसान ना हो, अ, तो उसकी उसी चीज को या उस तरह की पोयम को या उस तरह के वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? अर्बन डिक्शन में उसको रखते हैं। तो आपको दोनों चीजें पता चल गई, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल के लिए लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल टीएस एलियट द वेस्ट लैंड। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताया था और क्या मैं समझाना चाहता था। द वेस्ट लैंड 1922 में आई। फॉर एग्जांपल टीएस एलियट्स द वेस्ट लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है, व्हाट इज डिक्शन। तो डिक्शन का मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा ऐसा पोएट है जिसने डिक्शन के लिए कहा है कि रस्टिक लैंग्वेज हमें यूज करना चाहिए? तो रिमेंबर दैट कि रिगार्डिंग डिक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ
set to emphasize. William Wordsworth supported supported rustic language. रिगार्डिंग डिक्शन, डिक्शन को लेकर के जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड रस्टिक लैंग्वेज। रस्टिक लैंग्वेज कौन सा होता है, लैंग्वेज स्पोकन बाय विलेजर्स, those people who are living in village area, the language which they use, they are they use easy language, means they communicate in a very simple language, इन कॉमन लैंग्वेज। तो रस्टिक लैंग्वेज मीन्स कॉमन लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं अपनी बातचीत में, उसके लिए। तो वर्ड्सवर्थ ने जिस लैंग्वेज को यूज करने की बात कही वो कौन सी लैंग्वेज है, रस्टिक लैंग्वेज। इसीलिए वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में दो बातें देखी जाती है, रस्टिक पीपल, रस्टिक पीपल का मतलब कि जो बहुत सीधे साधे गांव में रहने वाले लोग हैं, रस्टिक पीपल एंड रस्टिक लैंग्वेज। वर्ड्सवर्थ की पोयम जो है ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण लोगों के बारे में है और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उसमें यूज किया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर अनडाउटली, बट एक्सेप्ट इट you will find that he has presented the beauty of countryside area or the beauty of village side beauty, and he told to all of us that we have to use language spoken by villagers या spoken by rustic people and the language used by them। ये बात उन्होंने कही है। वर्ड्सवर्थ ने ये बात किसमें कही है, वर्ड्सवर्थ ने ये बात प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में कही है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड कब आया है, 1800 में आया है। सो व्हाट डिड आई टेल, आई जस्ट टोल्ड यू कि वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बात कही हुई है, रस्टिक पीपल के बारे में बात कही हुई है, और ये बात उन्होंने किसने कहा है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में कहा है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वह यह बनेगा कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलड कब आया हुआ है, 1800 में आया हुआ है। और यहीं पर ही वर्ड्सवर्थ दो और बात कहते हैं। एक उनका कोटेशन मैं पहले पढ़ा चुका था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। उनका एक कहना था, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। क्योंकि वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है तो मैं लिख दिया, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ये बात वर्ड्सवर्थ ने एक डिफिनीशन ये दी हुई है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में, जो उनका पोइट्री को, पोएट को लेकर जो कॉन्सेप्ट है। एक बात उन्होंने कहा, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरी बात उन्होंने कहा है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, FLOW, ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings, powerful, FUL। Poetry is the spontaneous, SPONTANEOUS, spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility। आगे जो लास्ट वर्ड उनका है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए एक एक देखिए एक एक लेटर लिख करके आपको बता रहा हूँ कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 में आया है। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में किसके बारे में बात कही हुई है, डिक्शन को लेके उन्होंने बात कही, और डिक्शन को लेके उन्होंने कहा कि रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल। Rustic people means the people who are living in village area. Rustic language means the language which is spoken by villagers. So those are simple. They use simple word. They use communicative language. So Wordsworth supported, yeah, Wordsworth said that we have to use
communicative language to compose the poem. Means language which is simple, which is lucid, which is easy to understand. लेकिन दूसरी तरफ टी एस एलियट, डब्ल्यू बी येट्स, मॉडर्न एज के पोएट और उसके पहले तमाम ऐसे पोएट्स रहे हैं जिन्होंने अर्बन डिक्शन का यूज किया। और अर्बन डिक्शन को इसलिए अर्बन कहा जाता है कि उसके जो वर्ड्स होते हैं उसमें मल्टीपल मीनिंग होता है एंड दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना आसान नहीं होता है। नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो समझने की जरूरत है कि वर्ड्सवर्थ ने दो डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। एक डिफिनीशन उनका पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरा उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये इसका। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट। कि उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है, पोइट्री में पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सडन, अचानक जो है इमोशन का प्रवाह होता है। जब भावनाएं प्रवाहित होने लगती हैं तो उसी समय एक शांत वातावरण में किसका जन्म होता है? पोइट्री का जन्म होता है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ की इसी डिफिनीशन के खिलाफ टी एस एलियट ने एक डिफिनीशन दिया हुआ है और वह डिफिनीशन ये है कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग loose of emotion, loose of emotion, emotion. Poetry is not a turning loose of emotion, loose, loose of emotion. It's an escape from emotion, it's an escape from emotion, emotion. It's an escape from emotion. It's not the expression of personality, it's not the expression, it's not the expression of personality, of personality, but an escape from personality, but an escape from personality. Then try to understand what I said. I just told you कि poetry is not a turning loose of emotion, it's an escape from emotion, it's not the expression of personality, it's an escape from personality. So this is what it has been said by whom? It has been said by T.S. Eliot. ये जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया? टी एस एलियट ने कहा है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, थॉमस स्टर्न्स इलियट ने ये बातें कही हुई है। थॉमस स्टर्न्स एलियट सेट दीज पॉइंट्स। ये जो डिफिनीशन है उन्होंने इसको दिया हुआ, किसके खिलाफ दिया है? वर्ड्सवर्थ की जो डिफिनीशन रही है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उसमें सब्जेक्टिविटी है और इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, यह उसके खिलाफ रही है। दूसरा चीज, थॉमस स्टर्न्स एलियट ने जो यह डिफिनीशन दिया था, यह डिफिनीशन जो है उन्होंने अपने एक क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिया हुआ, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, ही गेव दिस डिफिनीशन, he gave this definition कोई और भी मुझे बता सकता है? मेरी आवाज ब्रेक कर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब जो है कि थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम आपकी साइड मैडम हो सकता है, या जहां पे आवाज नहीं जा रही होगी। क्योंकि चूंकि मेरे में कहीं पे ये नहीं लिख करके अभी तक आया कि अनस्टेबल नेटवर्क। जैसे ही मेरे में अनस्टेबल नेटवर्क करके आता है तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ से नेटवर्क गड़बड़ तुरंत ऐप शो करने लगता है। बट आई डिडेंट फाइंड कि कहीं पे ऐसा हुआ है। बट कोशिश करिए आपकी वो करके, बाकी पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा लेक्चर बल्कि रिकॉर्ड हो रहा है। वो पूरा आपको इसीलिए एक एक चीज लिख दे रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट। तो टी एस एलियट ने जो यह डिफिनीशन दिया है, यह डिफिनीशन किसमें दिया? ही गेव दिस डिफिनीशन, DEFINITION, definition in his critical essay, in his
क्रिटिकल एसे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। जो एसे का नाम है, क्या नाम है? ट्रेडिशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। उन्होंने जो डिफिनीशन दिया, यह डिफिनीशन उन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में दिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो है ऐसे कब आया था? 1917 में आया था। तो आपने डिक्शन को तो कवर किया, लेकिन डिक्शन से जो जितनी भी चीजें थी आपने उसको को रिलेट किया है। और को रिलेट आपने कैसे किया है? को रिलेट आपने इस तरह से किया है कि डिक्शन क्या है, डिक्शन का टाइप्स क्या है, डिक्शन पे वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, उनकी डिफिनीशन क्या थी, और उसके अगेंस्ट में टी एस एलियट ने कौन सी डिफिनीशन दी है। तो यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स। अब डिक्शन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वह क्या होता है? वह होता है आपका साउंड, जो पूछा जा चुका है। ये साउंड हम लोगों को, सब लोगों को पता है कि साउंड जो है आवाज से है, इसके लिए कोई डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। साउंड को लेकर के दो तरह का साउंड होता है, इट हैज टू टाइप्स। दो तरह के साउंड आप पोयम में पाते हैं, इट हैज टू टाइप्स। और वह जो दो तरह का साउंड है, पहले का नाम है ईयोफोनी, EUPHONY। पहले साउंड का नाम है ईयोफोनी, दूसरे का नाम है कैकोफोनी। ईयोफोनी और कैकोफोनी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईयोफोनी क्या चीज है। तो साउंड जो है इट हैज टू टाइप्स, पहला यूफोनी, EUPHONY, दूसरा कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी। जो यूफोनी है, यूफोनी जो है किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू मेलोडियस प्लॉट। यूफोनी इट रिफर्स टू मेलेडियस साउंड, MELODIOUS, मेलेडियस साउंड। जो भी मधुर आवाज पोइट्री में निकलती है, तो मधुर आवाज जो हमारे कानों को लगती है, हमारे कानों से को ये लगता है कि ये मधुर आवाज है, उसको जो है लिटरेचर की भाषा में क्या कहा जाता है? ईयोफोनी कहा जाता है। और एक चीज और बताया जाता है कि जब भी जो है AEIOULMN, अगर ये लेटर ज्यादातर यूज किया गया है, तो जो आवाज निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? यूफोनी निकलेगी। AEIOULMN। if you find these sounds, sorry, if you find these letters, it means that these letters will give you what type of sound? These letters give you melodious sound, and melodious sound in literature is known as euphony. फोन माने साउंड, यूफोनी। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी। व्हाट डू यू मीन बाई कैकोफोनी? कैको, या बैड साउंड तो हम नहीं कह सकते। अगर बैड साउंड का मतलब जो है, तो आप जो कहना चाहते हैं सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन वर्ड कभी बैड साउंड नहीं यूज करना है। अगर एक तरफ से जो है मेलेडियस है, या दैट इज कैकोफोनी, इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू हार्श, या हार्श टोन। तो यू हैव टू रिफर्स टू व्हाट? कि कैकोफोनी जो होगा, दिस इज हार्श टोन निकलेगा। उसमें जो साउंड होगा वह एक ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा जो है, आप कह सकते हैं कि समथिंग अनप्लीजेंट साउंड। इफ आई यूज अवर हार्श टोन और अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट, PLEASANT, अनप्लीजेंट साउंड। उसमें जो साउंड निकलेगा कौन सा निकलेगा? अनप्लीजेंट। और उधर जो साउंड होगा मेलेडियस या प्लीजेंट होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें समझने की कोशिश करना है।
और ये जो साउंड निकलता है किसका यूज करने से, डी लेटर, टी लेटर, आर लेटर, अगर इनका ज्यादा यूज किया गया है तो जो साउंड निकलेगा वह कौन सा आएगा, कैकोफोनी आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं, कैकोफोनी और अनप्लीजेंट। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको याद होगा एक पोयम जो अभी मैंने प्रॉस्पिके का, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है प्रॉस्पिके। तो जो प्रॉस्पिके है उस प्रॉस्पिके पोयम में जो शुरू की लाइन है, शुरू की लाइन में जो टोन है वह अनप्लीजेंट है। जब वो कहता है फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थॉट, तो फियर डेथ, आर डी टी आर का ज्यादा निकल रहा है, फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट। जो देखिए, जो आपने थ्रॉट वर्ड यूज किया, तो थ्रॉट का मतलब गला है, लेकिन थ्रॉट में ऑलरेडी टोन आपको बता देती है कि टोन आपका कैसा निकलता है। जब पोएट एंग्री मूड में होता है, जब पोएट बहुत ज्यादा, पोएट कंटेम्प्ट शो करता है, एंगर शो करता है, तो उससे जिन वर्ड का वह यूज करेगा उस वर्ड में क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है। बहुत सिंपल सी आप बात बताइए, अगर सुबह सुबह आपके पड़ोस में दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, खूब जोर जोर से चीखें चिल्लाएं, बुरा भला कहें, तो जो आपको वो शब्द जो यूज करेंगे, एब्यूजिंग वर्ड, उससे जो आपको साउंड निकलेगा वो चीज जो है प्लीजेंट होगा या अनप्लीजेंट होगा? अनप्लीजेंट होगा। और अगर वहीं पे सुबह में आप उठिए, आपकी मदर जो है आपके पास जाए, पैम्परिंग करें एंड पूछे बेटा हाउ आर यू फाइन, आर यू ओके, या समथिंग, शी रिसाइट्स एनी पोयम, या शी सेज कि उठो लाल अब आंखें खोलो। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल कि आपको समझाने के, ऑलरेडी आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो इससे जो आपको एक जो एहसास होगा वो स्वीटनेस का एहसास होगा। और अगर वहीं पर खूब जोर से आपकी मम्मी आपको चिल्ला करके बुलाएं और कहें कहें कि, मतलब वो चीजें, बिकॉज इट्स अ लेक्चर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, तो मैं वो चीज चिल्ला के कह नहीं सकता हूँ। तो अगर आप वहां पे ऐसी चीजें होती तो व्हाट विल यू गेट, श्योर एंड सर्टेन कि आपका बिल्कुल अचानक आप उठेंगे और आपका जो वो होगा, टेम्परेचर होगा, हो सकता है कि 50 क्रॉस कर जाए। तो ये चीजें होती हैं कि प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। जहां तक पोयम की बात है, मैंने एक आपको अनप्लीजेंट का एग्जांपल दिया प्रॉस्पिके का, इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये प्लीजेंट का एग्जांपल कहाँ पे आपको मिलेगा, डोवर बीच की शुरू की लाइन, द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। एल एम एन का ज्यादा, द सी इज काम, सी ए एल एम, द सी इज काम टुनाइट। उसमें जितनी भी बातें शुरू की 7-8 लाइनों में ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लीजेंट साउंड का है। कंफर्म हो रहा है सब, सबका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल और समझ लीजिए। लता के गाने या रफी के गाने जो 70-80 के दशक के हैं, उन वो ज्यादातर 99% गानों में आपको प्लीजेंट साउंड नजर आएगा। इधर जो आए हुए हनी सिंह आए हैं, और कौन सिंह आए हुए हैं, और क्या क्या वो गाते हैं, पीतल दी, डॉल दी, सोने दी, क्या क्या गुड़िया दी, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कि उनका अपना जितना टोन होगा सब हार्श होगा, समझ में नहीं आता, उसमें साउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बोल होता है वो दब जाता है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। तो मैं आगे चलूं? ठीक, ओके। यू विल कम टू नो, एक तो हमने डिक्शन पे बात की, उसके बाद हमने साउंड पर बात किया। अब हम आपको जो बात करेंगे वो किस पर बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंबल। एंड व्हाट इज सिंबल? जो सिंबल होता है, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट विच रिफर समथिंग एल्स, विच रिफर, कोई भी वर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट विच रिफर समथिंग एल्स, विच रिफर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब जो दूसरी मीनिंग निकालता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट
जो लिटरल मीनिंग के अलावा सेकेंडरी मीनिंग, सॉरी, लिटरल मीनिंग के अलावा और मीनिंग निकालता है, उस वर्ड को क्या कहा जाता है? सिंबल कहा जाता है। A word or an object which refers to something else, which refers to something else. For example के लिए, for example, if there is a light, red light, if there is a red light on a highway, if you are crossing the road, if there is a red light, so what the signal it gives you? Yeah, there is a danger, you have to stay there, you have to stop yourself, you don't have to cross the road. तो दिस इज व्हाट, ये जो रेड है, रेड तो एक कलर है ना, लेकिन वहां पे जो कलर है वह दूसरी मीनिंग दे रहा है। फिर उसके बाद यही अगर मैं रेड एक पोयम में लिखूं कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, इफ आई राइट दिस व्हाट डू यू फाइंड? I have written my love is like a red rose, red here, and this rose. बैकग्राउंड से आवाज आ रही, किसी ने अपने आप को म्यूट कर रखा है, सॉरी अनम्यूट कर रखा है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट किए रखिए। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो मतलब निकल रहा है कि माई लव इज लाइक अ रेड रोज, यह जो रेड है, वी नो इट वेरी वेल कि यह कलर के लिए आ रहा है, लेकिन यह जो कलर है, यह कलर रेड रोज का क्या सिंबल निकल रहा है? यह रेड रोज यह बता रहा है कि माई लव इज एज फ्रेश एज रेड रोज इज, दिस पार्टिकुलर कलर shows the freshness, and it shows what it shows that कि my love is as young as a red rose, my love is as fresh as a red rose, वह उसको बता रहा है। तो सिंबल जो होगा वह डिक्शनरी मीनिंग के अलावा एक और मीनिंग निकालता है, जो 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो सुबह में हम लोग बात कर रहे थे, आयरनी में, आयरनी में तो ये होता है कि पूरा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, लेकिन सिंबल में स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वर्ड होता है। और वह जो सिंबॉलिकल वर्ड होता है, वह सिंबॉलिकल वर्ड अपने डिक्शनरी मीनिंग के अलावा और मीनिंग निकालेगा। जैसे रेड का डिक्शनरी मीनिंग केवल कलर होगा, लेकिन यही कलर जगह जगह पे चेंज हो जाता है। हाईवे पे जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे डेंजर का प्रतीक हो गया, या अगर किसी जो है दुल्हन ने रेड जोड़ा पहन रखा है तो उसका जो है दूसरा सिंबल मैरिज का या उसका सिंबल हो गया, यहाँ पे जो है कुछ दूसरा सिंबल हो गया। तो यू विल कम टू नो कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ये सिचुएशन चेंज होती रहती है, सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है। तो माई लव इज लाइक अ रेड रोज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं एक और बताऊं कि सिंबल जो होता है, इट हैज टू टाइप्स। सिंबल के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है पब्लिक सिंबल और दूसरा होता है प्राइवेट सिंबल। पब्लिक और प्राइवेट सिंबल का मतलब यह होता है, पब्लिक सिंबल वह सिंबल है जिसके बारे में जानकारी हर आदमी को हो, चाहे वह पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। एक ऐसा सोसाइटी में एक ऐसी इमेज डेवलप कर दी जाती है उन शब्दों को लेकर के, उसकी जानकारी सबको हो जाती है, वह पब्लिक हो जाता है। प्राइवेट सिंबल वह सिंबल होता है जिसको राइटर खुद यूज करता है, और उसकी मीनिंग जो है बहुत गहराई में होती है, और उसकी मीनिंग जो गहराई में होती है उसके लिए आपको कई ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो ये प्राइवेट सिंबल होता है। ज्यादातर जो प्राइवेट सिंबल है यह पोइट्री में यूज किया जाता है, पब्लिक सिंबल पोइट्री में कम यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा कि अगर मैं ये कहूं कि आई सेंट अ लेटर बाई पिजन, PIGEON, आई सेंट अ लेटर बाई पिजन, मैंने एक लेटर जो है कबूतर से भिजवाया, या जो भी वट एवर यू वांट टू से।
आप ये बताइए यहाँ पे जो पिजन है या पिजन जो आपका कबूतर है, क्या यहाँ पर वह केवल बर्ड का काम करा? जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, पिजन इज अ बर्ड, बट हियर पिजन इज नॉट अ बर्ड, बट पिजन इज वर्किंग एज पोस्टमैन। पिजन इज वर्किंग एज पोस्टमैन। जब वो लाइन है कि कबूतर जा जा का जो लाइन है, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पर भी जो है वह सिंबल किसका दे रहा है कि दैट्स नॉट वर्किंग एज अ बर्ड, बट दैट्स वर्किंग एज अ पोस्टमैन। तो यह ट्रेडिशनल मीनिंग है। हम सारे लोगों को पता है कि एक समय कबूतर से चिट्ठी को भिजवाया जाता था, और अगर कहीं पर भी इसका जिक्र किया जाता है, इट मीन्स दैट पिजन इज वर्किंग एज पोस्टमैन। इस तरह की जो बातें होती वह क्या होती है, वह जो है आपका पब्लिक सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर युद्ध के मैदान में कोई आदमी व्हाइट फ्लैग होस्ट करता है, व्हाइट फ्लैग, तो व्हाइट फ्लैग किसका सिंबल होगा? शांति का, पीस का। व्हाइट फ्लैग की हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। अगर कोई ट्रेन जो है जा रही है और आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, और अगर आपने वहां पे रेड फ्लैग या रेड क्लॉथ या रेड फ्लैग आपने लहराया, तो इसका मतलब डेंजर का प्रतीक है, वहां पे उसको रुकना है। इसकी जानकारी सबको है। तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको पब्लिक सिंबल कहा जाता है। जो प्राइवेट सिंबल होता है, वह बहुत गहराई में होता है, वह मायने रखता है। और प्राइवेट सिंबल के लिए मैं आपको एक पोयम बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे यूज किया गया, लेकिन W.B. येट्स की एक पोयम है, उसका नाम है द सेकेंड कमिंग। W.B. येट्स का पोयम द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग में W.B. येट्स ने आपका प्राइवेट सिंबल यूज किया है। जब वो कहते हैं फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, वो लाइन भी मैं लिख रहा हूं। उन्होंने कहा है फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। जो फाल्कन है वे फाल्कनर को नहीं सुन रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि फाल्कन एक बर्ड होता है जिसको हम बाज कहते हैं। फाल्कनर जो है उस बर्ड का ट्रेनर होता है, जो उस बाज को ट्रेंड करता है। तो जिस जिस ट्रेनर ने उस बाज को ट्रेंड किया, वह आज उसी की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन पोयम में इसका मतलब ये नहीं है। सिंबॉलिकल मीनिंग में आप देखेंगे, फाल्कन प्रोबेबली रिफर्स मॉडर्न मैन, और फाल्कनर प्रोबेबली रिफर्स गॉड। तो गॉड जो है, उसने इंसान को पैदा किया, और इंसान गॉड की ही बात को नहीं सुन रहा। पोएट ये नहीं बताना चाहता फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, बल्कि इस लाइन के माध्यम से परहैप्स पोएट वांट टू से मॉडर्न मैन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज नॉट लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड, ही इज नॉट फॉलोइंग द मैसेज ऑफ गॉड, ही इज डिसोबेइंग गॉड। परहैप्स ही वांट्स टू से। तो दिस इज प्राइवेट सिंबल, जिसकी मीनिंग बहुत गहराई में है, और हमें समझने की कोशिश करना है। तो मैंने ये बात आपको बता दी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से सिंबल समझ में आ गया होगा। आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स, एक या दो। डिफिनीशन तो मैंने डिफिनीशन तो मैंने एकदम पब्लिक सिंबल और प्राइवेट सिंबल का डिफिनीशन। पब्लिक सिंबल, पब्लिक सिंबल, अ टाइप ऑफ सिंबल नोन बाय एवरीवन, अ टाइप ऑफ सिंबल known by everyone, known by everyone। private symbol, private symbol, it has it has literary meaning, it has literary meaning,
used by the poets. It has literary meaning used by the poets. It has it has deeper meaning. It has multiple meaning. Multiple meaning in deeper sense. It has multiple meaning, बहुत सारा उसका मीनिंग और वहां पे निकलता है और बहुत गहराई में जो है चीजें होती है. इट हैज मल्टीपल मीनिंग विद डीप सेंस. ACNAC, ये चीजें हैं. यही मैंने आपको बताया था कि हाँ इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं. बाकी मैंने सारी चीजें बता दी है. अब मैं आगे चलूं. ठीक है. नाउ यू कैन जस्ट वन थिंग आई सेड कि वेन एवर एनी वन आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा अपना नाम जरूर बता दीजिए करिए. बिकॉज व्हाइट बोर्ड शेयर करने के बाद ये पता नहीं चलता हु इज आस्किंग एंड व्हाट द प्रॉब्लम. उससे मैं थोड़ा सा एक साइकी समझ जाता हूँ कि हाँ मुझे किस लेवल पे आके और चीजें करनी है. सेकेंड इम्पोर्टेंट. अच्छा, कृष्णा कुमार फ्रॉम प्रतापगढ़. हाँ ठीक है. या या नहीं, when we talk about diction, then diction means only selection of words. But remember that कि when we talk about rural diction, urban diction, then undoubtedly these words become the part of those things. But these words we have to study separately, because symbol, whenever the question is asked, then the question is asked what is symbol, a word or an object which refers something else. तो अनडाउटली रेट्रिक एंड प्रोसोडी की केमिस्ट्री ऐसी है कि उसमें एक से दूसरी चीज को रिलेट है. उसमें से एक से दूसरी चीज को रिलेट है. जैसे अभी आप ये सिंबल पे बात कर रहे हैं ना, अभी जैसे मैं आपको लैंग्वेज पे बात करना शुरू करूंगा तो तब भी सिंबल की बात वहां पे आएगी, इमेज की बात वहां पे आएगी. ओके ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज. ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन ए भी है. इमेज के बारे में कहा जाता है इट इज अ वर्ड पिक्चर. बहुत छोटी सी डिफिनीशन है. इट इज अ वर्ड पिक्चर. किसी भी शब्द के माध्यम से आंखों में जो तस्वीर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. जैसे कोई भी आप शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, आपको एक तस्वीर जरूर बनेगी. परहैप्स यू हैव नॉट मेट मी, बट यू हैव सीन व्हेन आई एम ऑनलाइन. तो if anyone says you ki who teaches you, if says ki Dr. Shamim teaches me, so the person who is just getting about me for the first time, वह तो इमेज नहीं बना पाएगा. लेकिन जैसे ही आप कहते हैं डॉक्टर शमीम मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरा जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव तुरंत जो है आपके माइंड में क्लिक करेगा. फिर जब वो पूछेगा कैसे वो पढ़ाते हैं, देन यू विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. तो वो कैसे पढ़ाते हैं, ये जो तरीका आपको पता चल रहा है यह इमेज के माध्यम से, क्योंकि मेरी एक इमेज आप में बन चुकी है कि दिस इज द वे ही टीचर्स, या दिस इज द जेस्चर, पोस्चर. तो वो आप उसको बताना शुरू करेंगे. तो ये चीज जो आपको मिली कहाँ से मिली, इमेज के थ्रू मिली. तो इमेज क्या होता है, इमेज इज अ वर्ड पिक्चर, या वर्ड पिक्चर होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल सा, इसके अलावा कोई डिफिनेशन आपको लर्न नहीं करना है. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो जानना जरूरी है. एक इसका टाइप होता है आर्बिट्री इमेज. ऐसे शब्द जो जो साउंड ओरिएंटेड हो. आर्बिट्री इमेज जो होगा यह हमारे कानों से संबंधित होगा, ईयर. आर्बिट्री इमेज वह इमेज जो हमारे कानों को अपील करता है, या साउंड ओरिएंटेड वर्ड. जैसे अभी मैं क्राइंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, लैमेंटिंग हो गया, रोरिंग हो गया, हिसिंग हो गया, जो ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच से जो हम लोग बताए थे. तो बहुत सारे ऐसे साउंड हैं
जहाँ पे आपको वे साउंड होंगे, और जब वे वर्ड आते हैं तो उस वर्ड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑडिटरी इमेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपको क्या लिखना? ऑडिटरी इमेज का मतलब साउंड ओरिएंटेड वर्ड। आप ये लिख लीजिएगा, साउंड ओरिएंटेड वर्ड, ORIENTED, साउंड ओरिएंटेड वर्ड। नाउ नेक्स्ट इमेज इज विजुअल इमेज। विजुअल इमेज, VISUAL, visual image. And this visual image is very important. Visual image is related to eye. मतलब जो इमेज है ये हमारी सेंसेस से रिलेटेड, हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है। ऑडिटरी हमारे ईयर से रिलेटेड है। विजुअल, VISU होना चाहिए था, विजुअल, SUAL, विजुअल इमेज। और विजुअल इमेज किससे रिलेटेड है? हमारी आई से रिलेटेड है। एंड दिस विजुअल इमेज मीन्स व्हाट? दिस विजुअल इमेज की कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी आंखों में एक तस्वीर बन करके आती है, वह उसके लिए। जैसे अगर मैं यूज करूं शब्द जो है ब्राइट सन, इफ आई से BRIGHT, ब्राइट सन, तो क्या हमें नहीं पता चलता कि ब्राइट सन कैसा होगा? ब्राइट सन का मतलब बेयर स्काई एंड द सन इज शाइनिंग। जैसे आज की जो धूप खिली हुई थी हम कानपुर के एरिया में, एकदम बिल्कुल ब्राइट सन था, बिल्कुल जो बेयर स्काई था। देयर वाज नो क्लाउड एट ऑल, एंड वी फाउंड अ वेरी मींस ब्राइट सन जो है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, वी फाउंड द ब्राइट सन। तो ऐसी बहुत सारी इमेज है जहाँ पे आप वो बात करते हैं कि हाँ ये, इफ आई से एन ओल्ड मैन, तो तुरंत एक ओल्ड मैन की तस्वीर आएगी, उसका हेयर, उसका अपना स्किन, उसका अपना हाथ, कमजोर आदमी जो चल नहीं पाता, तो वो एन ओल्ड मैन। यंग मैन जैसे आप कहते हैं, एक उसकी इमेज बन के आती है, किड्स, गर्ल्स, बॉय, यू विल कम टू नो कि एक सब इमेज बन करके आता है। जैसी आप लेते हैं एक तस्वीर आंखों में बन जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? विजुअल इमेज। इसके अलावा देर इज अनदर इमेज, दैट इज व्हाट? दैट इज टैक्टाइल इमेज। टैक्टाइल, जो टैक्टाइल इमेज है ये हमारी स्किन से रिलेटेड होता है, टच करने से पता चलता है, टच करने से टैक्टाइल इमेज, टच। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ आई से कि इट्स कोल्ड कॉफी, तो आपको कोल्ड का एहसास कैसे होगा? जब तक वो कॉफी को आप टच नहीं करेंगे, जो जिस प्याले में वो रखी हुई है, तब तक आपको यू कांट अंडरस्टैंड इट्स कोल्ड और हॉट। समटाइम्स आप देखिएगा बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि इधर मम्मी ने खाना बनाया और उन्होंने जो है क्या किया कि जिस पे रोटी पकती तावा किनारे किया, और बच्चा वहीं पे था, बच्चा जो को ये भी नहीं पता कि दिस इज तावा गर्म है क्या, उसने अपनी उंगली रखी, जल गया। समटाइम बिकॉज ही डजेंट नो, उसे पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो टच करता तब वो क्या होता, तब पता चलता या इट्स ऐसा है। तो टैक्टाइल जो होगा, कोल्ड और हॉट को यह इंडिकेट करता है, और यह टच करने से पता चलता है। सॉफ्ट और हार्ड को भी ये पता चलता है। कोई चीज अगर सॉफ्ट है तो वो जो है पता चलेगा सॉफ्ट है। समटाइम्स यू विल फाइंड दैट कि बेबी जॉनसन का जो ऑयल आता है, वो बच्चों को जब मालिश की जाती है तो उसका मम्मी उसकी स्किन टच करती, सॉफ्ट स्किन का वहाँ कॉन्सेप्ट आता है, तो टच करते ही पता चलता है वहां पे। तो यू विल कम टू नो कि टैक्टाइल इमेज जो है स्किन से रिलेटेड है और टच से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जहां पे हम उसको पाते हैं कि कॉफी इज कोल्ड, कॉफी इज हॉट, या ऑल दीज थिंग्स, इट्स टू कोल्ड। वेदर को लेकर के आपको पता चलेगा। बहुत गर्मी है तो आपकी स्किन उसी हिसाब से महसूस करती है, बहुत कोल्ड है तो आपकी स्किन महसूस करती है, और आपको वार्म क्लॉथ की जरूरत पड़ने लगती है, तो वो उससे पता चलता है। नेक्स्ट इमेज है गस्टेटरी इमेज। गस्टेटरी इमेज, इट्स आल्सो सिग्निफिकेंट। जो गस्टेटरी इमेज है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू टेस्ट। जब हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं तो स्वाद से हमें पता चलता है कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए,
इफ आई से कि इफ देर इज अ वर्ड लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन जो है क्या है, बिटर और स्वीट है। तो जो बिटर और स्वीट वर्ड आया हुआ है, या मीठा और खट्टा, ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे। गस्टेटरी इमेज, इट इज रिलेटेड टू टेस्ट, और टेस्ट का किससे लिया जाएगा? टंग से। टंग से गस्टेटरी इमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी? या गस्टेटरी इमेज जो है, या ठीक, ओके ओके, आई गॉट इट। गस्टेटरी इमेज जो है टेस्ट से रिलेटेड है, और हमारा टंग बताता है कि ये चीज खट्टा है, मीठा है, कैसा है, क्या है। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। देयर इज अनदर इमेज दैट इज ऑल फैक्ट्री इमेज, FACTORY। आर यू सीइंग समथिंग? क्या कुछ स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप का मैसेज भी दिखाई पड़ता है? अच्छा, समटाइम्स इट कम, ओके ओके। olfactory image, olfactory image, it is related to smell। स्मेल, और स्मेल का मतलब किससे? नोज से है। जैसे गस्टेटरी इमेज आपका टेस्ट से था, ऑल्फैक्टरी इमेज किससे रिलेटेड होगा? स्मेल से, नोज से रिलेटेड होगा। अगर आपको याद होगा, कोई भी वर्ड आप यूज करते हैं, चाहे आप कहिए सेंट, SCENT, आप वर्ड यूज करिए स्मेल, आप वर्ड यूज करिए ओडोर, आप वर्ड यूज करिए फ्रेग्रेंस, कोई भी चीज अगर आप यूज करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि इन सब में ये सब चीजें देखने को मिलती है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिससे ना तो हमारे कानों को कोई मतलब है, ना हमारे टंग को कोई मतलब है, ना हमारी आई को कोई मतलब है, बल्कि ये स्मेल करने से ही पता चलेगा। इसका मतलब इसका रिलेशन किससे होगा? नोज से रिलेशन होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री इमेज। जैसे अगर याद होगा शेक्सपियर की जो लाइन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ। अगर ये कभी आता है, इसका मतलब वहां पे क्या? ऑल फैक्ट्री है, क्योंकि क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? परफ्यूम, उस शब्द में। इसके अलावा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, दैट इज व्हाट? दैट इज काइनेटिक इमेज, KINETIC, काइनेटिक इमेज। ये जो काइनेटिक इमेज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? काइनेटिक इमेज जो होता है, उसमें ये चीज बताया जाता है कि समथिंग इज मूविंग, मूवमेंट इसमें दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? मूवमेंट, या इन एक्शन। मूवमेंट आर डायनेमिक कंडीशन लिखिएगा, डायनेमिक कंडीशन। आर एक्शन भी हो सकता है, चीजें गतिशील है। यू विल कम टू नो कि मूवमेंट होता है, एक्शन होता है, या उससे रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि ही इज रनिंग वेरी फास्ट, एक अगर वो सेंटेंस बोलता है ही इज रनिंग वेरी फास्ट, आप ये बताइए कि जो वर्ड रन आ रहा है, इस रन वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब कि सामने वाला जो है क्या कर रहा है? एक डायनेमिक कंडीशन में है, गतिशील अवस्था में है, उसका मूवमेंट दिखाया जा रहा है, उसका एक्शन दिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जितने भी हैं, वह किससे कोरिलेट करते हैं? काइनेटिक इमेज से। एक लाइन है, जब महाभारत ये शुरू होता था, यदा यदा जिस धर्म से करके जब चलता था, तो एक व्हील होता था, व्हील ऑफ टाइम, वो पीछे मूव करता था। तो वह जो व्हील ऑफ टाइम जो मूव करता है, वह इंडिकेट करता है कौन सी इमेज को? काइनेटिक इमेज को। यही सेम लाइन जो है उन्होंने भी यूज किया हुआ, WB यीट्स ने कहा है, टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर। मैं ये लाइन लिख दे रहा हूँ, WB यीट्स की लाइन है, इसमें काइनेटिक इमेज, टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर, WIDENING, GYRE।
ये बात उन्होंने किसमें कही? द सेकंड कमिंग नाम की पोयम में। और उन्होंने कहा कि जो पहिया है या व्हील ऑफ टाइम बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है, चल रहा है, समय बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। तो जो ये वर्ड टर्निंग आया है, जो ये वर्ड वर्ड टर्निंग आया हुआ है, यह अपने में क्या लिया हुआ है? यह अपने में काइनेटिक इमेज को लिया हुआ है। दिस इज काइनेटिक इमेज। You will come to know action, turning and turning. नाउ एक और इमेज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज सिनेस्थेटिक इमेज। SYNESTHETIC, सिनेस्थेटिक इमेज। दिस सिनेस्थेटिक इमेज का मतलब क्या होता है? जब दो इमेज मिल करके एक जगह आती, सिन का मतलब होता है टूगेदर, साथ साथ। जब एक से अधिक दो इमेज या दो से अधिक जब इमेज आती है और साथ साथ होती है, तब उसको क्या कहा जाता है? सिनेस्थेटिक इमेज कहा जाता है। सिन माने टूगेदर, साथ साथ। एंड दिस सिनेस्थेटिक इमेज मीन्स व्हाट? दिस सिनेस्थेटिक इमेज का मतलब, अगर आपको इफ आई से कि इफ आई से अ वर्ड दैट इज व्हाट, बहुत पहले हमारे प्रोफेसर जो थे वो उसका भी एग्जांपल देते भी थे। एक जो लाइन है मूवी की, कि मैंने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। तो वहां पे दो इमेज आ रहा है, खुशबू भी वर्ड आया हुआ है और आंखों की देखी, देखना भी आ रहा है। तो देखने में जो आएगा वह विजुअल इमेज आएगा, और जो खुशबू वाला बताया गया था, मतलब एक लाइन में दो इमेज साथ में काम कर रही है। तो जो सिनेस्थेटिक इमेज होता है, combination of two or more images. You can write down combination of two or more images. More images. IMAGES. Combination of two or more images. दो या दो से अधिक इमेजेस को जब एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है या उसको रखा जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है? सिनेस्थेटिक इमेज। मैंने बताया, जैसे मैंने देखी उन आंखों की महकती खुशबू, या जो है आप कह सकते हैं कि इफ आई से वर्ड की पेड़ से लटकते हुए फलों की खुशबू मुझे अट्रैक्ट कर रही है। कंफर्म हो रहा है? तो पेड़ में जो लटकते हुए फल है, वो तो आपको एक विजुअल इमेज का कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन उसकी खुशबू भी, पके हुए फलों की जो खुशबू है वह अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह के जो स्टेटमेंट बोले जाते हैं, इससे पता चलता है कि वो वहां पे रहा है। और इस तरह की चीजें जो है जानकीट्स में बहुत ज्यादा मिलेगा। एक और वर्ड है सेंसुअस इमेज। ये कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं है, लेकिन जो है ऐसे ही सेंसुअस इमेज। सेंसुअस इमेज कहाँ पे होता है? जहाँ पे पूरा इमेज का एक ग्रुप हो, जो हमारी सेंसेस को अपील करता है। ग्रुप ऑफ इमेजेस, अ ग्रुप ऑफ इमेजेस, अ ग्रुप ऑफ इमेजेस उसको। और ये सेंसुअस इमेज कहाँ पे रहा है? जॉन कीट्स की पोयम, यहाँ पे ध्यान में रखिए, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। जॉन कीट्स की पोइट्री में सेंसुअस इमेज आपको बहुत ज्यादा, कोई भी पोयम, ओड टू नाइटिंगेल देखेंगे, ओड टू ऑटम देखेंगे, ओड ऑन ग्रेसियन देखेंगे, वट एवर द ओड यू टेक, यू विल फाइंड सेंसुअस इमेज। देर इज अनदर इमेज, क्लस्टर इमेज, CLUSTER। क्लस्टर इमेज का मतलब भी होता है कि ग्रुप ऑफ इमेज। इसका क्लस्टर का मतलब होता है समूह में, गुच्छे में। जो वही सेंसुअस इमेज है, लगभग उसी तरह से नाम अकेले चेंज कर दिया गया है। तो आपको नाम से वाकिफ होना चाहिए। क्लस्टर इमेज का मतलब कि अ ग्रुप ऑफ इमेज, अ ग्रुप ऑफ इमेज। याद होगा ना आपको कि क्लस्टर वर्ड यूज किया जाता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का गुच्छा। तो जहाँ पे कई स्टार्स एक साथ रहते हैं या मतलब आपस में दिखाई पड़ रहे, उस तरह की चीजें, तो ऐसी क्लस्टर इमेज है, अ ग्रुप ऑफ इमेज। एक और इमेज है थर्मल इमेज, THERMAL, थर्मल इमेज। ये जो थर्मल इमेज है, ये आपकी स्किन से ही रिलेटेड है, और इससे पता चलता है कोल्ड है या हॉट है कोई चीज। एनीथिंग इज इधर कोल्ड और हॉट। तो दिस इज थर्मल इमेज, इधर कोल्ड और हॉट। ये मैंने आपको पूरा इमेज बता दिया। लेट मी नो, आपको कोई डाउट कहीं पर किसी को?
ठीक है। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? 7:46। नाउ वी हैव टाइम। एक्चुअली आई वांट टू कंक्लूड द होल थिंग कि ताकि कल से मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू कर सकूं। तो चार पांच और चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है, और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। वो चीज क्या है? वो चीज आपका है सेटिंग ऑफ द पोयम। सेटिंग ऑफ द पोयम, इसमें कुछ करना नहीं है। जो भी पोयम होगा वो किसी ना किसी लोकेशन में सेटिंग होती है, या जो उसकी लोकेशन होती है, जो उसका सेटिंग होगा, या तो वह जो है रूरल होगा, ज्यादातर देखा गया है, या तो वह अर्बन होगा, या तो वह टाउन होगा, या तो वह अनदर वर्ल्ड होगा। अनदर वर्ल्ड का मतलब कि समथिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया कह सकते हैं। समटाइम्स इन द स्काई, समटाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मून। तो हो सकता है वह अर्थली ना होकर के हीवेनली हो। अगर अर्थली सेटिंग होगी तो रूरल होगा, अर्बन होगा, या टाउन एरिया होगा। एंड समटाइम्स हीवेनली सेटिंग आप ये भी पाते हैं, हीवेनली, HEAVENLY। तो पोयम की सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेटिंग का मतलब ये होता है कि जो पोयम आप जो है पढ़ रहे हैं, वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, द पार्टिकुलर लोकेशन, व्हाट वेयर डज इट आकर, वो कहाँ घटित हो रही है, किस तरह की सीन्स, किस तरह के पिक्चर्स, किस तरह के कैरेक्टर्स, किस तरह की सीनरी वहां पे प्रेजेंट की गई है। तो आपको क्या क्या चीजें देखना है सेटिंग में? सीन, पिक्चर्स, कैरेक्टर्स, मतलब कैसी सीन है, कैसा पिक्चर है, किस तरह के कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं। यू विल कम टू नो, ये सारी चीजें वहां पर दिखाने की कोशिश की जाती हैं। जब भी आप पोयम की सेटिंग पढ़िएगा या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, तो देखेंगे जो ग्रामीण अंचल में अगर है तो ग्रामीण अंचल में पेड़ पौधे, नदियां, झरने, चिड़िया, पहाड़, ऑल दीज थिंग्स, रस्टिक ग्रामीण अंचल की पूरी बातें, वर्ड्सवर्थ की पूरी पोयम देख रही है, वैसी ही सेटिंग आप पाएंगे। लेकिन जब सेटिंग जो है किसी शहरी जीवन को लेकर के होगा, तो होटल की बात होगी, रेस्तरां की बात होगी, पब की बात होगी, द वेस्टलैंड को आप देख सकते हैं। तो कोई भी पोयम जो आप पढ़ते हैं, यह जरूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि पोयम की सेटिंग कैसी है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। एक जो क्वेश्चन आएगा वह कहाँ से लेकर के आएगा? वह आएगा लैंग्वेज, LANGUAGE। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। उसकी डिफिनेशन है वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज होता है वह क्या होता है? वह वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि हम अपनी बातों को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे हम अपनी बातों को रख रहे हैं। जो लैंग्वेज है, हमेशा ध्यान में रखना है, लैंग्वेज दो तरह से होती है। पहली लैंग्वेज होती है डिक्शनरी, DICTIONARY। डिक्शनरी और साइंटिफिक लैंग्वेज, SCIENTIFIC। डिक्शनरी या साइंटिफिक लैंग्वेज आर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। कम्युनिकेटिव, जो आप कह रहे हैं वही बात निकल रही बहुत, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आपको उससे केवल इंफॉर्मेशन पता चलता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, डिक्शनरी और साइंटिफिक और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, यह एक तरह की लैंग्वेज होती है जो हम डेली बातचीत में यूज करते हैं। उसमें कोई हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता यह क्या कह रहे हैं। वी ऑलवेज टॉक आवर फादर, आवर सिस्टर, आवर ब्रदर, आवर मदर। So then whatever we say, we communicate what we want, we communicate, we share our experiences of life, we also tell ki what we need, what we want to do, all these things we share। तो वो जो है आपका डिक्शनरी मीनिंग या डिक्शनरी लैंग्वेज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन एक जो आपका और है, दैट इज वन रिफरेंशियल लैंग्वेज, REFERENTIAL, रिफरेंशियल लैंग्वेज। रिफरेंशियल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो अपने में
कई मीनिंग लेकर के चलता है, बार बार वही वर्ड आ रहा है कि रिफरेंशियल लैंग्वेज की जो मीनिंग होगी मल्टीपल मीनिंग होगा, मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग। और जो रिफरेंशियल लैंग्वेज होता है वह लिटरेरी लैंग्वेज भी होता है। रिफरेंशियल लैंग्वेज इज आल्सो लिटरेरी लैंग्वेज, लिटरेरी और फिगुरेटिव लैंग्वेज, फिगुरेटिव लैंग्वेज। अभी वही राजेश जी बात कर रहे थे कि क्या जो है सिंबल और उसका डिक्शन का हिस्सा है। अगर देखा जाएगा तो पूरा डिक्शन, सिंबल, इमेज, लैंग्वेज और सॉरी ये सब किसका हिस्सा बन जाता है, लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। कि हम किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कैसे शब्दों का चयन किया जा रहा है। तो जो हमारी भाषा होती है वह हमारी भाषा कैसी होती है, दो तरह से होती है। एक आम बोलचाल की भाषा और एक जो ऐसी भाषा होती है जो पोइटिक लैंग्वेज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफरेंशियल लैंग्वेज। और यू कैन नोट डाउन आर पोएटिक लैंग्वेज, फिगुरेटिव लैंग्वेज या पोएटिक लैंग्वेज, LANGUAGE। सो यू विल कम टू नो कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। यह दो तरह से होता है। एक आपका जो है कौन सी लैंग्वेज है, एक आपका दैट इज द डिक्शनरी लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, प्रोजाइक लैंग्वेज जो हम आपस में बातचीत करते हैं, और एक दूसरी लैंग्वेज आपका रिफरेंशियल लैंग्वेज है। तो मुझे समझ में आता है कि आपको आ गया, इसमें बहुत ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे चले, शुड आई गो अहेड? ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि लैंग्वेज के अलावा उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें एक और पॉइंट है, वह आपका क्या है, राइम पैटर्न। राइम पैटर्न, जो राइम पैटर्न है यह तीन तरह से होता है। एक होता है मास्कुलिन राइम पैटर्न, मास्कुलिन राइम पैटर्न। दूसरा होता है फेमिनिन राइम पैटर्न, फेमिनिन राइम पैटर्न। तीसरा आपका है ट्रिपल राइम पैटर्न, ट्रिपल राइम पैटर्न। तो यू विल कम टू नो जो राइम पैटर्न है वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। और राइम पैटर्न कितने तरह का है, तीन तरह का है, मास्कुलिन, फेमिनिन एंड ट्रिपल। अब जैसे मास्कुलिन अगर आपको समझना है तो मास्कुलिन राइम पैटर्न वह राइम पैटर्न होता है जो मोनोसिलेबिक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा, मोनो स्ट्रॉन्ग सिलेबिक वर्ड, मास्कुलिन। एक शब्द का जब राइम पैटर्न, जैसे अगर मास्कुलिन राइम पैटर्न का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर किसी लाइन के अंत में बो आया और फिर आपने उसके नीचे दूसरी लाइन में सो आया, तो जो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड होते हैं अगर वह राइम करते हैं तब उनको क्या कहा जाता है, उनको मास्कुलिन का। आवाज नहीं जा रही मेरी? कोई बता सक अच्छा अच्छा, और इसका मतलब वहीं से कर दिक्कत है। मैं ये बता रहा हूँ मैडम कि जो मास्कुलिन राइम पैटर्न है, मास्कुलिन राइम पैटर्न में केवल एक शब्द राइम करता है। एक शब्द राइम करने का मतलब कि सिंगल सिलेबल वर्ड राइम करेगा, सिंगल सिलेबल वर्ड राइम करेगा मास्कुलिन में। जैसे अगर कोई पहली लाइन है, अगर उसके लास्ट में बो आया है तो दूसरी लाइन में क्या आएगा, सो आएगा। इसका मतलब वो क्या है, एक शब्द है और इसमें एक सिलेबल, सो आया है, एक शब्द एक सिलेबल। इस तरह के जो राइम पैटर्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मास्कुलिन राइम पैटर्न कहा जाता है। सिंगल सिलेबल वर्ड, सिंगल सिलेबल वर्ड राइम्स विद अनदर लाइन अगर उसमें आता है। दूसरा आपका कौन सा मैंने बताया था, फेमिनिन। फेमिनिन जो होगा इसमें जो है टू सिलेबिक वर्ड होगा, फेमिनिन राइम। फेमिनिन में हमेशा ध्यान में रखना है टू सिलेबिक वर्ड राइम करते हैं, टू सिलेब, डाई सिलेबिक, टू सिलेबल वाले वर्ड होंगे, SYLLABLE, टू सिलेबल वर्ड। जैसे टू सिलेबल
जैसे अगर मैं कहूँ किसी लाइन में आया मॉर्निंग और दूसरे में नीचे आया इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग क्या कर रहा है, राइम कर रहा है। कैसे? जो मॉर्न है इसमें और इसमें दो सिलेबल आया, मॉर्न पे एक सिलेबल और इंग पे दूसरा सिलेबल। इवनिंग, इव इवनिंग में भी आपका क्या आया, इवन और इंग, यहाँ पे दो सिलेबल। अगर इस तरह से जो है ऐसे शब्द आते हैं जो राइम करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, उनको फेमिनिन राइम पैटर्न कहा जाता है। लास्ट का जो मैंने बताया ट्रिपल राइम पैटर्न, उसमें थ्री सिलेबल को लेकर के राइम कराया जाता है। तो बहुत आसान है समझना, इसमें कोई ऐसा वो चीज नहीं है। मास्कुलिन राइम पैटर्न मोनोसिलेबिक वर्ड, उसके बाद आपका फेमिनिन राइम पैटर्न में आपका क्या आएगा, टू सिलेबिक वर्ड आएगा, और उसके बाद आपका फिर क्या है, ट्रिपल राइम पैटर्न का मतलब थ्री सिलेबिक वर्ड होगा उसमें। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है। एक और वर्ड होता है मिडिल राइम पैटर्न। मिडिल राइम, जो मिडिल राइम पैटर्न होता है, इसमें एक लाइन के बीच में ही राइमिंग होती है। जैसे अगर मैं कहूं आई सा, अब उसकी स्पेलिंग मुझे बहुत क्लियर नहीं हो रही, आई सा असा, आयसा असा, पता नहीं व्हाट इज द स्पेलिंग, आन दसा, इस तरह से करके आ रहा है। अब आप सोचिए कि एक साथ में साथ साथ दो आयसा असा आन दसा इस तरह से करके, तो वो जो वर्ड आ रहा है एक ही लाइन है, लेकिन उस लाइन में क्या हो रहा है, राइमिंग एक ही लाइन के अंदर हो जा रही है। इसीलिए उसका नाम रखा गया मिडिल राइम पैटर्न। अगर किसी लाइन के बीच में ही राइमिंग हो जा रहा है, एक लाइन में ही, तो उसको क्या कहा जाएगा, मिडिल। व्हाट इज द स्पेलिंग आयशा? नहीं, नहीं, सा का स्पेलिंग फिर अलग अलग होगा ना तीनों का। एक सा का मतलब झूला है, हाँ। हाँ, आयशा आशा आन इन आन दसा, आयशा आशा आन दसा। अच्छा, इन दसा है प्रीपोजिशन, आयशा आशा इन दसा। मैंने एक एक आरी अलमीरा पर देखी या दराज पर देखी, जहां पर भी हो, उसका जो भी सेंस निकलता हो वहां पे रखी हुई, तो उसका सेंस यही निकलता है। तो ये चीज अगर आप देखिएगा, उसका जो राइमिंग हो रहा है एक ही जगह राइमिंग हो रहा है, अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा। तो ये राइमिंग जो है क्या कहा जाता है, मिडिल राइम पैटर्न, एक लाइन में उसको। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू, बस आई विल टेक 1 or 2 मिनट मोर, क्योंकि मुझे पता है कि काफी चीजें हेक्टिक हो जाती हैं इतने सारे शब्दों को क्लियर करते करते। एक चीज और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैंने आपको जो बताया, डिक्शन से मैंने शुरू किया, जिसमें मैं साउंड पे भी गया, मैं सेटिंग पर भी गया, राइम पैटर्न पर भी गया। लगभग मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव कवर्ड, कि मीटर से लेके सिलेबल से लेकर के वर्ड फॉर्म को लेकर के। स्टैंजा फॉर्म आपको मैंने शायद नहीं बताया, स्टैंजा फॉर्म में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप पहले से वाकिफ है, मैं केवल लिख दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चन अक्सर करके पूछा गया है। अगर टू लाइन्स स्टैंजा है तो टू लाइन्स स्टैंजा को कपलेट, टू लाइन्स स्टैंजा कपलेट, थ्री लाइन्स स्टैंजा को टरसेट, फोर लाइन्स को फोर लाइन्स को क्वाट्रेन, सिक्स लाइन्स को सेस्टेट, एट लाइन्स को ऑक्टेव, नाइन लाइन्स स्पेंसरियन स्टैंजा, नाइन लाइन्स स्पेंसरियन स्टैंजा, सेवन लाइन्स चौसरियन स्टैंजा, ये चौसरियन स्टैंजा। इसके अलावा कुछ इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, उसको जानना जरूरी है। आटवा राइमा,
RHYMA, आठवां राइमा में भी 8 लाइन्स होगा। टर्जा राइमा, ये सब इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। टर्जा राइमा में 3 लाइन्स होगा, 3 लाइन्स, मैं यहाँ शार्ट में लिखा हुआ हूँ। अट्वा राइमा में 8 लाइन्स और टर्जा राइमा में 3 लाइन्स। ये सब कौन सा स्टैंजा फॉर्म है? इटालियन स्टैंजा फॉर्म है वहां पे उसका। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्टाइल। जो भी पोयम होती है उस पोयम की कोई ना कोई स्टाइल होती है, किसी न किसी स्टाइल में लिखी गई होगी। तो स्टाइल क्या है? स्टाइल का मतलब होता है आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। स्टाइल की जो डिफिनेशन है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो तरीका है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। स्टाइल 3 तरह से होती है। नैरेटिव, पास्ट में होगी, घटना कैरेक्टर सब पास्ट के होंगे। नैरेटिव हमेशा पास्ट में, उसकी घटना कैरेक्टर सेटिंग सब कुछ पास्ट में होगा। नैरेटिव। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव जो होगी प्रेजेंट में होगी, PRESENT। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो ज्यादातर प्रेजेंट में बात की जाती है और ऐसा लगता है वो सारी चीजें सामने जो है दिखाई जा रही है, डिस्क्राइब की जा रही है। नरेशन का मतलब बताना, सुनाना। इसका मतलब कोई घटना पास्ट में घटित हो गई है, उसको उसको जो है क्या किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी चीजों में कहानी होगी वो नैरेटिव में होगी। जैसे जो पैराडाइज लास्ट है उसकी स्टाइल नैरेटिव है, बैलेट की स्टाइल क्या होगी? नैरेटिव होगी। तो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। एक और स्टाइल है जिसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव स्टाइल में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? थॉट ऑफ द पोएट। थॉट्स ऑफ द पोएट, पोएट के जो विचार है वह इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ना तो घटना इंपॉर्टेंट होती ना ऑब्जेक्ट, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट होता है? घटना या ऑब्जेक्ट को देख करके पोएट क्या सोच रहा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, उसकी राय क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। थॉट्स ऑफ द पोएट। इसके अलावा आप स्टाइल कई ढंग से बनती है, नामों से बनती है। वर्ड्सवर्थ के नाम पर वर्ड्सवर्थियन स्टाइल, मिल्टन के नाम पर मिल्टॉनिक स्टाइल, और फ्रांसिस बेकन के नाम पे बेकॉनियन स्टाइल, और शेक्सपियरियन स्टाइल, तमाम नाम पे आप बना सकते हैं। एज के नाम पर स्टाइल बनती है, क्या आपका जो है रोमांटिक स्टाइल, एलिजाबेथन स्टाइल, एज के नाम पर आपका बनता है। नियो क्लासिकल स्टाइल, इसे ही वर्ड के नाम पर बनता है। फिगुरेटिव स्टाइल, सिंबॉलिक स्टाइल, कंफर्म हो रहा है? तमाम तमाम चीजों के नाम पर आप बना सकते हैं इसका। सब्जेक्ट के नाम पर स्टाइल बनता है, हिस्टोरिकल स्टाइल, जियोग्राफिकल स्टाइल, और उसका आपका जो है मैथमेटिकल स्टाइल, साइंटिफिक स्टाइल। तो स्टाइल उस वो अलग अलग ढंग से बनती है, लेकिन ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल होती है। एक और स्टाइल आपको ध्यान में रखना, चौथी, एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल जो बेकन की खासियत थी, गागर में सागर भरना, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, दैट इज एफोरिस्टिक स्टाइल। इतनी सारी बातें मैंने आपको क्लास में, आज के क्लास में बताई है। इसके अलावा आई विल टेक ओनली 2 मिनट, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप किसी पोयम की स्टडी करते हैं तो उस पोयम की स्टडी 2 तरीके से की जाती है। वेन एवर यू स्टडी एनी पोयम, तो एक तो उसका तरीका होता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब कि हाउ हैज बीन सेड, पोयम को कैसे कहा गया, या हाउ द पोयम हैज बीन कंपोज्ड। जब भी किसी पोयम को आपको पढ़ना होगा तो 2 तरीका एडॉप्ट करना है, फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म का मतलब ये होता है कि पोयम को कैसे, क्या क्या उसमें चीजें यूज करके पोयम को लिखा गया। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई सब फॉर्म को लेकर के बताई है। रिदम है, राइम पैटर्न है, डिक्शन है, सिंबल है,
इमेज है, मिथ है, एल्यूजन है, रेफरेंसेस है, स्टैंजा है, वर्ड्स है, मीटर है, राइम पैटर्न है, सेटिंग है, टोन है, साउंड है। जितनी बातें आपको बताई गई उसका सब क्या था, उसका फॉर्मल स्टडी था, फॉर्म से रिलेटेड था। दूसरा उसका तरीका होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट मैटर, कि पोयट ने कौन सा सब्जेक्ट मैटर लिया हुआ है अपनी बात को रखने के लिए। मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को उसने किस ढंग से सजाया है, किस ढंग से पिरोया है। जब आप सजाने का ढंग जानने की कोशिश करते हैं, पिरोने का ढंग जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म। और जब आप जो है क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पोयट किसके बारे में बात कर रहा है और क्या कह रहा है, तब इसका मतलब आप कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी पोयम को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तरीका फॉर्म होता है, दूसरा तरीका कंटेंट होता है। तो आई हैव डन माई लेक्चर, आई हैव कंप्लीटेड द होल थिंग। जो रेट्रिक और प्रोसोडी आपको बड़ी चीज लग रही थी, वो करीब 4-5 क्लास में सुबह और शाम मिला करके आई हैव कंप्लीटेड। एंड मैं समझ रहा हूँ कि इसके तुरंत बाद जो है मुझे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कवर कर लेना चाहिए, तो मेरा पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। तो मैं जो है शाम के टाइम में, शाम को क्या, शाम और सुबह भी दोनों मैं एक ही कॉमन टॉपिक पे बात करूंगा। वो कौन सी टॉपिक होगी? केवल जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बात करूंगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो होप कि ये चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। आवाज मेरी आ रही है? आवाज मेरी, या हाँ, यही तो कल से यही शुरू करेंगे ना, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। कल से अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि किसी भी पोयम को समझने के लिए पहले आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैंने अभी तक ये बताया कि अभी भी कोई ऐसा जो अनम्यूट है। मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि किसी भी पोयम को समझने के लिए दो बातें होती हैं, एक होता है फॉर्म, एक होता है कंटेंट। और वही फॉर्म और कंटेंट को जो नाम दिया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेट्रिक एंड प्रोसोडी नाम दिया जाता है। तो रिमेंबर दैट कि जो रेट्रिक और प्रोसोडी है वह अपने में एक बड़ी चीज होती है, जो कि कम लोग हम लोग सीखे रहते हैं जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है। लेकिन उसको मैंने सारे पॉइंट क्लियर किया। अब मैं उस ये बात बताऊंगा कि जो पोइट्री के टाइप्स हैं या फॉर्म्स है वो क्या होते हैं। तो वी विल टॉक इट टुमारो। पहले तो मैं बंद कर दूं कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर का कंप्लीट हो गया है। जस्ट आई वांट टू चेक कि वी हैव कृष्णा जी, ब्रजपाल जी, रमेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिनेश जी, निखत, अंबिका जी, राकेश यादव, रेहान जी, भूपेंद्र जी, मनीष कुमार। आई थिंक मनीष भाई फ्रॉम इलाहाबाद। या उमा शंकर जी, गजेंद्र जी, सोनाली जी, लक्ष्मण जी, डान डांसिंग जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? डांसिंग जी, क्योंकि आप शाम को ही जुड़ पा रहे हैं। तो या एंड हाउ डिड यू फाइंड द सेशन? ओके 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 डांसिंग जी, थैंक्स। राजेश सिंह जी, टीपू भाई, पूनम जी, कृष्ण कुमार जी। पूनम जी, कैन यू गिव योर फीडबैक, हाउ डिड यू फाइंड द सेशन, पूनम जी? अच्छा। अच्छा, आई थिंक कि नेटवर्किंग की वजह से शायद जो बहुत हाँ डिस्टरबेंस रहा। अ, र, र, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। वीडियो पूरा रिकॉर्ड है, आपको जो मिलेगा वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें बताई गई हैं। राजेश सिंह जी, कैन यू गिव योर फीडबैक?
या राजेश जी, हाउ डिड यू फाइंड द सेशन? अच्छा, मतलब आपके साइड में भी मैं वो उन्हीं लोगों को मार करके पूछा, मुझे लगता है कि इटावा से वहां पे भी नहीं था नेटवर्क। अच्छा, एंड देयर इज विनोद कुमार जी फ्रॉम फतेहपुर। विनोद कुमार जी। अच्छा, एंड इधर कोमल जी फ्रॉम प्रतापगढ़। देखिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया इन शॉर्ट में, आप ये समझिए जो शाम के टाइम की क्लास है उसमें चार चीजें पढ़ाई गई हैं। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल हुआ है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज हुआ है, और रेटरिक और प्रोसोडी हुआ है। ये चार चीजें शाम वाली क्लास में पढ़ाई गई हैं। सुबह वाली जो क्लास है, उस सुबह वाली क्लास में शेक्सपियर राइटर चल रहे थे, अभी वो पूरा नहीं हुए। जैसे ही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री खत्म करेंगे तब हम उसको शुरू करेंगे। यूट्यूब पे सब पढ़े हुए, यूट्यूब पे सब पढ़े हुए। शिवपाल, ठीक है। शिवपाल जी, आप लोग बहुत पहले से हैं, इसलिए मैं आप लोगों का ऑलरेडी जान रहा हूँ। धर्मप्रिया जी, आप जो कैन यू गिव मी फीडबैक? धर्मप्रिया जी। एंड उमा शंकर जी फ्रॉम प्रतापगढ़। हाँ हाँ, तो आप आपको क्या नेटवर्क कैसा था, ठीक था? अच्छा, ठीक है। तो या आई थिंक दैट वी वी ऑल हैव नाउ फाइंड अप बाइंड अप दिस सेशन। अगर किसी को कुछ कहना है तो एक एक करके अनम्यूट करके, हाँ। या मैडम। ठीक है। जी 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 जी। नहीं, अनडाउटली एग्जामिनेशन में भी, और जब आप कभी नई जनरेशन को आप पढ़ाएंगी, जब आप वाकिफ होंगी, तभी चीजों को आप कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल 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 मैडम। हाँ। जी। ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके। एंड देयर इज, संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट। संडे को टेस्ट भी है, संडे को क्लास भी है, दोनों चीजें हैं। नहीं, क्लास इवनिंग को नहीं रखेंगे, आई विल बी फ्री इन मॉर्निंग। देयर इज रेहान, रेहान खान, रेहान जी आप। या रेहान जी, आप। जी कृष्ण जी, बताइए। अच्छा, एग्जाम स्ट्रेटेजी पे आपको बात करनी है, देखिए। एग्जाम स्ट्रेटेजी पे आ, पहली बात तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब कुछ। एग्जाम स्ट्रेटेजी पे आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग ना जानते हो, लेकिन हमेशा एक चीज बहुत बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पढ़िए तो एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वह स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हर पड़ाव पे और हर समय
कि एक डिमांड होती कि इस समय आपको क्या करना है। ये जो समय आपके पास है, आपको मान के चलना चाहिए मैक्सिमम 5 या 6 महीना। मैं अगर बहुत ज्यादा जाऊं, मई तक, अप्रैल मई तक आप मान चलिए, ये 5 महीना केवल आपको एक सूत्री कार्यक्रम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, आपको स्टडी करना चाहिए। सवाल उठता है कि अब क्या स्टडी करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए। स्टडी का तरीका एक चीज ये होना चाहिए कि सबसे पहले, मेरे अपना कहना है, लोग ये कहते हैं कि घंटों में स्टडी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जहां तक विश्वास करता हूँ कि स्टडी हमेशा घंटों में ही होना चाहिए। इसलिए घंटों में ही होना चाहिए कि अगर ईश्वर ने 24 घंटे बनाए हुए हैं और डॉक्टर ये कहता है कि आपको 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, तो स्टडी के लिए भी घंटे निर्धारित होने चाहिए। लेकिन उस समय स्टडी का मतलब, नाउ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, आपको 6 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। लेकिन वो 6 घंटे की पढ़ाई अच्छे ढंग से अगर आप करते हैं, तो मैं हर एस्पिरेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का कम से कम 5 से 6 घंटे दीजिए। और यह जो 5 से 6 घंटे हो, या एक्सक्लूडिंग योर कोचिंग क्लास, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग योर कोचिंग क्लास, अगर आपके पास 4 घंटा 5 घंटा निकल जा रहा है, तो यह अपने में बड़ी चीज है। और स्टडी में सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी टीचर आपका लेक्चर दे रहा है, बगैर डिले किए हुए तुरंत उस लेक्चर को आप रिवाइज कर डालिए। ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी आप बनाइए। जो आज मैंने पढ़ाया, इस पार्टिकुलर चीज को आपको चाहे अभी समय मिले या चाहे सुबह में समय मिले, उस लेक्चर को आपको रिवाइज करना है। दैट इज द बेसिक पॉइंट। दूसरी स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि जो भी टीचर आपके लेक्चर दे चुके हैं, हफ्ते भर में वो सारे लेक्चर एक बार आपका नोट्स रिवाइज होना चाहिए, जितने टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया है। ये एक स्ट्रेटेजी हुई है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज कि इसके अलावा आपको अपना एक फ्रेंड बनाना पड़ेगा, जिससे आप क्या करें, टॉपिक वाइज बैठ के डिस्कस कर सकें। कोई कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त होगा जिससे आप, अगर पर डे नहीं तो हफ्ते में 2 दिन बैठिए और कहिए इतना तुम पढ़ करके आओगे, वही टॉपिक मैं पढ़ करके आऊंगा। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अब जो मेन स्ट्रेटेजी है कि हम क्या क्या पढ़े। जब आप इसकी बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, मैंने पहले भी क्लास में कहा था 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, वो भी बेसिक, किस एज में क्या घटना हुई है, किस एज के कौन से इंपॉर्टेंट राइटर थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उस नजरिए से पढ़ना है, जिस नजरिए से आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चंस आपके पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, चासर आपके यहाँ नहीं है, लेकिन चौसर आपके यहाँ है। अब आप कहेंगे सर चौसर नहीं और है कैसे। चौसर की कैंटरबरी टेल्स नहीं पढ़ना, चौसर का लीजेंड ऑफ गुडविल नहीं पढ़ना है, लेकिन चौसर का कंट्रीब्यूशन हीरोइक कपलेट के फादर के रूप में रहा है। चौसरियन स्टैंजा पूछा जाता है, हीरोइक कपलेट पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चौसर को छोड़ दिया जाएगा। चौसर सिलेबस में नहीं है और चौसर सिलेबस में है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में वह आपके हीरोइक कपलेट से जुड़े हुए हैं। वह आपके जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री होने की वजह से जुड़े हुए हैं। वह स्टैंजा फॉर्म होने की वजह से जुड़े हुए, जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मैं नहीं कहता जब आप एज आप चासर उठाइए पूरा चासर पढ़ डालिए, पूरा चासर नहीं पढ़ना है। वह चीज चासर से रिलेटेड पढ़नी है जो आपके सिलेबस को टच करता हो। इसी तरह से जब आप उठाते हैं एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज में एडमंड स्पेंसर एक पोएट है, वो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडमंड स्पेंसर की कुछ चीजें आपको पढ़नी, जैसे एमोरिटी सॉनेट उनका है। क्योंकि फॉर्म जो सॉनेट है, जब आप पढ़ते हैं तो ये सॉनेट किसने लिखा, ये सॉनेट किसने लिखा, पूछा जाता है। और आपको ये भी पूछा जाता है स्पेंसरियन स्टैंजा, स्टैंजा फॉर्म होने के बाद उन्होंने एक नया स्टैंजा फॉर्म लाया था, स्पेंसरियन स्टैंजा, जो 9 लाइन्स का था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ था, पेस्टोरल पोएम्स पे उन्होंने बात की है। उन्होंने एक एलजी लिखी है, क्या नाम है, एस्ट्राफिल करके। तो आपको पूरा चासर नहीं पढ़ना, लेकिन चासर से रिलेटेड वे पॉइंट, सॉरी, एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड वे पॉइंट पढ़ने हैं जो आपके लिए जरूरी है।
अब ऐसे मैं घटनाओं की बात करूं, घटनाओं में अगर आप देखें बहुत सारे डेट ऐसे पूछे जाते हैं कि थिएटर कब बैन किया गया, प्रेस को कब बैन किया गया, सिविल वार कब शुरू हुआ, चार्ल्स सेकंड की हत्या कब की गई, रॉयल सोसाइटी का गठन कब हुआ। तो ये सब चीजों की जानकारी आपको कब मिलेगी, जब आप जो है जाकर के एज को पढ़ेंगे, उस एज में जो इम्पोर्टेंट घटना हुई है। तो इम्पोर्टेंट घटना, इम्पोर्टेंट किताबें, इम्पोर्टेंट राइटर जो आपके सिलेबस को कवर करता है, वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी और उसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको आते हैं, वह कौन सा पॉइंट है, वह है फॉर्म्स एंड मूवमेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग मैं कवर करा चुका हूँ। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नावेल, ये आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ना ही नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए नावेल क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, फोर व्हील्स ऑफ द नावेल क्या है। अब आप कहेंगे सर फोर व्हील्स ऑफ द नावेल मेरे यहाँ है ये नहीं है, है। जब आप फार्म्स ऑफ द नावल में एपिस्टेलरी नावल की बात करते हैं, तो आपका सैमुअल रिचर्डसन आ जाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हु इज फादर ऑफ नावल, तो हेनरी फील्डिंग का नाम आ जाता है। जब आप गॉथिक नावल की बात करते हैं, तो लोग किसी न किसी रूप में होरेस वालपोल आएंगे, मिसेस एनी रेडक्लिफ आएंगी। तो आपको फॉर्म्स अच्छे ढंग से कवर करना है। तीसरा पॉइंट आपको ये कवर करना है, वो चीज ये है कि जो राइटर आपके यहाँ है, उन राइटर को पढ़ना है, उन राइटर की स्टडी, उनकी बायोग्राफिकल स्टडी, उनका टेक्स्ट, टेक्स्ट के से रिलेटेड थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, इंपॉर्टेंट लाइंस। और साथ ही साथ ये कवर करना है कि उस एज के और जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो उस एज में आए हुए, वो कौन कौन से थे। चौथी बात ये कवर करनी है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है, एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, पेरिपीटिया, कैथारसिस, हैमार्सिया, एक्ट, सीड, एलिट्रेशन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब टर्म का भी हिस्सा है, वो भी हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी है, ये लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज है जो आपको करना है। लेकिन मेरी एक सजेशन आपको हमेशा रहेगी कि आप जो है वोकैब पोर्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, वह आपको खुद से करना है, जिसमें आपको जो है एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स, ये सब चीजें आपको करनी है, उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो यही इतनी मेरी स्ट्रेटेजी है। और दूसरा चीज ये है कि बहुत किताबों का कलेक्शन ना लगाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत किताबें खरीदा हूँ, और कुछ किताबें तो ऐसी हैं कि शायद जब से खरीद के लाया हूँ अलमारी में रखी हुई, आज तक उसको मैं खोला भी नहीं, उसका कवर पेज नहीं खोला हूँ। तो ऐसा नहीं है, शौक किताबों का होना चाहिए, लेकिन जहां तक एग्जामिनेशन की बात आए, तो उतनी ही किताबों का आप कलेक्शन करिए जितनी जरूरी हो। मतलब एक किताब मैं नहीं कहता, किताबें आप पढ़िए जो आपको अच्छी लगे, आप मेरी भी पढ़िए और भी जो लोगों ने लिखा उनका भी पढ़िए, लेकिन एक किताब को पहले आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। सब लोग कहते हैं सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसकी पढ़े, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डब्ल्यू जे लांग का है, तमाम रख लेते हैं। पहले डब्ल्यू जे लांगे पढ़ लीजिए, वही अपने पर्याप्त हो जाती है। लेकिन डब्ल्यू जे लांग की ड्रॉबैक है कि वो मॉडर्न एज पे बात नहीं करते, इसीलिए मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमेशा एडवर्ड एल्बर्ट की बात करता हूँ। एक राइटर है एडवर्ड एल्बर्ट, उनकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेरी टर्म आपको पता है कि एम एच अब्राम्स का रहा है। फॉर्म्स एंड मूवमेंट के लिए आपको पता है बी प्रसाद का रहा है। और राइटर के लिए कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी राइटर कहीं से कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको जो है खुद से पढ़ना पड़ेगा, जो लेक्चर हम देंगे वो करना पड़ेगा, वहां सबसे कवर हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना चाहिए। बाकी और अलग से कोई मंत्र नहीं है, ना अलग से कोई ऐसी दवा आई है कि वो घोल के दे दी जाए और सब कुछ हो जाए। इसी पैटर्न पे आपको चलना है। और किसी को कुछ कहना है, किसी आदमी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशन? हाँ, क्या है फॉर्म्स एंड? हाँ, मूवमेंट का मतलब ये होता है कि लिटरेचर में भी बहुत सारे नए आंदोलन चले हैं, लिटरेचर में भी बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। जैसे मूवमेंट का मतलब रोमांटिसिज्म, मूवमेंट का मतलब आपका जो है क्लासिज्म।
जितने भी इज्म होते हैं ये सब के सब मूवमेंट है। तो फार्म तो चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस फार्म से बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे नए विचार होते हैं, इस वजह से उसको मूवमेंट का नाम दिया गया। आई थिंक नाउ आई वी शुड बाइंड द सेशन। वी विल मीट इन द मॉर्निंग।